रात के ठीक 2:17 पर घर की सारी घड़ियां रुक गई और हर घड़ी में टाइम हो रहा था 2:17। आदित्य की कलाई पर उंगलियों के नीले निशान पड़ चुके थे और उसकी खिड़की पर फंदा लगाए लटकी हुई थी एक औरत जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब घर की दीवारों पर साए रेंगने लगे। क्या ये वाकई आदित्य की बहन प्रियंका थी? और क्या घर के किसी मेंबर की जान खतरे में थी? आगे जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर क्या हुआ उस रात? आइए चलिए जानते हैं आदित्य के इस सच्ची कहानी में। हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आदित्य ने और ये उनके परिवार में हुई एक बहुत ही खतरनाक लेकिन सच्ची घटना है। आदित्य उस वक्त करीबन 20 साल का था और उसकी बुआ की बेटी जिसका नाम प्रियंका था, उसकी एज उस टाइम पर ज्यादा नहीं थी, शायद 25 या 26 साल की होगी। एक दिन दोपहर के टाइम पर उनकी बुआ का आदित्य की मम्मी के पास फोन आया और उन्होंने बताया कि प्रियंका ने खुद को आग लगा ली है। इतना सुनते ही इनके माँ और बाबा तुरंत इनकी बुआ के घर के लिए निकल पड़े। आदित्य के एग्जाम्स थे, इस वजह से वो नहीं जा पाया। ये लोग वहां पहुंचे, वहां जाकर इनको पता लगा कि उसे बचाया नहीं जा सका और सेम दिन ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद इनकी माँ और बाबा अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। लौटते लौटते उनको रात हो चुकी थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और सिर्फ कार की हेडलाइट से ही रोशनी थी, बाकी तो सड़कों के ऊपर अंधेरा ही था। इनके माँ और बाबा दोनों ही काफी दुख और सदमे में थे, क्योंकि प्रियंका जो थी वो आदित्य की रियल बुआ की लड़की थी और प्रियंका का इनके घर पे बहुत आना जाना था और इनके माँ बाबा से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी थी। अभी आते टाइम इन्होंने आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया होगा कि तभी चलती गाड़ी में अचानक से इनकी माँ की नजर साइड मिरर पर पड़ी। तो उन्हें लगा कि मिरर के अंदर उन्हें कोई परछाई सी दिखी। जब उन्होंने ध्यान से उस परछाई की तरफ देखा तो उनका दिल जैसे रुक सा गया। शीशे में उन्हें एक लड़की दिखाई दे रही थी। वो लड़की ना तो सड़क के किनारे थी, ना ही वो भाग रही थी, बस वो उस कार के शीशे में दिखाई दे रही थी। उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन वापस से देखा तो लग रहा था कि बहुत क्लियरली गाड़ी के जस्ट पीछे ही कुछ साया सा हवा में तैरता हुआ चल रहा है और उसका रिफ्लेक्शन उनको मिरर में दिखाई दे रहा है। और देखने में उनको वो बिल्कुल प्रियंका जैसी लग रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी, अंधेरा था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीछे आपको कुछ दिखे, क्योंकि गाड़ी की लाइट तो आगे जाती है, लेकिन वो होता है ना, बैक लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन आता है, बस उसी के अंदर उन्हें एक जली हुई सी हालत में एक लड़की जैसी शेप खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया मन ही मन के अंदर और आंखें बंद कर ली। और फिर जब दोबारा आंख खोली तो कांच में से सब कुछ गायब था। उन्हें थोड़ी शांति आई। घर पहुंचने के बाद उनकी मां ने सब कुछ अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने उनकी सारी बात चुपचाप सुनी और फिर बोले, यार मैंने तो सब कुछ नहीं देखा, शायद थकान और सदमे की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। तो इस बात को लेकर दोनों में डिस्कशन हुआ। फिर इनके बाबा ने इनकी माँ को समझाया और फिर ये लोग सो गए। लेकिन सोने के बाद भी इनकी माँ रात भर ठीक से सो नहीं पाई। बार बार उनकी आंखों के सामने वही सीन रिक्रिएट हो रहा था। अगली सुबह जब वो उठी तो उनकी आंखों में थकान जो थी वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य ने जब अपनी माँ को देखा, उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की बजाय आदित्य से ही पूछा कि तू रात को उठा था क्या? तो उसने बोला, नहीं माँ, मैं तो नहीं उठा, मैं तो अच्छे से सोया हुआ था। बोलती, अच्छा। बस उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो अपने काम में लग गई। अब आदित्य को तो रात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन दोपहर में जब वो अपने कमरे में बैठा था, अचानक उसे रसोई से बर्तनों की गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर बाहर गया तो उसने देखा कि रसोई खाली थी, लेकिन रसोई के सारे बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे। इनकी माँ उस टाइम पर पूजा वाले कमरे में पूजा कर रही थी और इनके बाबा बाहर गए हुए थे। तो आदित्य को लगा कि शायद कोई बिल्ली आ गई होगी और उसने उन बर्तनों को गिरा दिया होगा। उसने वापस से सभी बर्तनों को अरेंज किया और अपने रूम में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। और उस रात इनकी माँ को पहला सपना आया, जिसके बारे में इनकी माँ ने बाद में इन्हें बताया। उस सपने में उन्होंने देखा कि वो उसी सड़क पर खड़ी है जहां पर पिछली रात कार चल रही थी। चारों ओर अंधेरा था
और अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई और इनकी माँ जब पीछे मुड़ी तो इनकी माँ के सामने प्रियंका खड़ी थी। प्रियंका धीरे धीरे उनके करीब आई और आकर उनका हाथ पकड़ लिया और जैसे उसने मामी कहा, उनकी माँ जोर से चीख कर उठ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ना सिर्फ इतना, अब घर के अंदर बहुत सारी चीजें होने लगी थी। जैसे घर के अंदर किसी की आधी रात को चलने की आवाज आती थी, कभी दरवाजा कभी खिड़की अपने आप खुल जाती थी और घर के सामान इधर उधर बिखरे रहते। लेकिन आदित्य और उनके बाबा इन सब चीजों को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मान रहे थे और इन चीजों के बारे में ये लोग उतना नहीं सोचते थे। अभी इनको आए शायद 1 या 2 दिन ही हुए होंगे और चीजें बहुत तेजी से इनके साथ इंटेंसिटी जो थी वो बढ़ने लगी थी। उस रात करीब 2 बजे होंगे, आदित्य को ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम लेके उसे बुलाया है। वो उठा तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी ने बत्ती जलाई हो। वो बाहर निकला तो देखा कि हॉल के कोने में, जहां थोड़ा सा अंधेरा था, एक परछाई खड़ी थी। कुछ सही से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर वो परछाई धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। उसने देखा कि वो एक लड़की की परछाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और जैसे उसकी नजर उसके चेहरे पर जस्ट पड़ती, एकदम से लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। वो कुछ सोच पाता समझ पाता और तभी किसी ने एकदम से आकर उसका गला पकड़ लिया और ऐसा होते ही आदित्य जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुन के उसके माँ और बाबा आए और आकर उन्होंने फटाफट से मतलब फ्लैशलाइट जलाई अपने फोन की और भागकर वहां पर आया और देखा तो आदित्य जमीन के ऊपर पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। उसकी माँ ने उसे संभाला तो उसने बताया कि किसी ने अंधेरे में उसका गला पकड़ लिया है। और उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ और बाबा डर गए कि सब क्या हो रहा है। उस रात इनमें से कोई भी नहीं सोया, बस सब चुपचाप बैठे हुए ये सोच रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। फिर इन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ, जो जो इवेंट्स हुए सारे इवेंट्स इन लोगों ने डिस्कस किए और तब वहां से ये समझ में आया कि हो ना हो हमारे साथ प्रियंका की आत्मा घर में आ गई है, क्योंकि उसकी आकस्मिक मौत हुई थी और उसकी आत्मा भटक रही होगी। तो इन सब लोगों ने तय किया कि जब तक प्रियंका का सारा काम यानी उसकी 13वीं तक का पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग इनकी बुआ के घर ही रहेंगे। क्योंकि इन्हें लगता था कि जो भी कुछ इनके घर में हो रहा है, जो अधूरापन है, वो शायद प्रियंका की वजह से है और जब उसके सारे धार्मिक कर्मकांड पूरे हो जाएंगे, तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन शायद उनका ये सोचना गलत था। ये सभी लोग इनकी बुआ के घर पर पहुंचे। वहां पर जो भी इनके तीसरे के बाद के जो कार्यक्रम होते हैं वो सब कार्य मतलब तीसरा था ही उसी दिन, तो वो तीसरे के दिन वैसे भी इनको जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहीं पर जाकर ये लोग रहेंगे। और वहां पहुंचकर इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि इनके घर में क्या चल रहा था, क्योंकि अगर ये इनकी बुआ को यानी उसकी प्रियंका की मदर को उसकी आत्मा की मौजूदगी या इनके घर में जो परछाइयाँ दिख रही है उसके बारे में कुछ भी बताते, तो उन्हें और दुःख होता कि उनकी बेटी की आत्मा भटक रही है। वो पहले अपनी बेटी को खो चुकी थी और अगर ये भी उन्हें पता लगता तो उनका दुःख असहनीय हो जाता। इसलिए सब लोग चुपचाप रहे। इनकी बुआ के घर पर हर दिन पंडित जी आते थे, वो पूजा करते थे, गरुड़ पुराण का पाठ किया करते थे और इस तरह से सारी रस्में या पूजा जो होते हैं वो सब चल रहा था। इनकी माँ हर एक उस धर्म के कार्य में जो भी रीति रिवाज थे उनमें पूरा पार्टिसिपेट करती, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि प्रियंका की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अब इस तरह से 13वीं का दिन भी आ गया। वहां पर भी लोग आ जा रहे थे, दान पुण्य किया गया, भोजन वगैरह हुआ और पंडित ने आखिर में कहा कि अब दिवंगत आत्मा को शांति मिल गई होगी, अब उसे आगे का रास्ता मिल जाएगा। ये सुनकर आदित्य की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें संतोष था एक साथ दो चीजों का, कि एक उनकी बेटी जो भी उसके साथ हुआ उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और दूसरा उनके घर में जो कुछ भी चल रहा था वो भी सब ठीक हो जाएगा। 13वीं के बाद बाकी सब लोगों की तरह ये लोग भी अपने घर पर लौट आए और इस बार आदित्य की दादी भी इनके साथ रहने आ गई। इनकी दादी का आना इनकी माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा था। घर पहुंचने के बाद इन्होंने पूरे घर के अंदर गंगा जल छिड़का, साफ सफाई की। रात को सब लोगों ने खाना खाया और अब सबके मन में शांति थी और सब लोग घर में आराम से शांति से घर लौटने के पहले 1-2 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा और सबने ये सब मान ही लिया था
कि ये जो भी कुछ हो रहा था वो प्रियंका की वजह से ही हो रहा था और 13वीं के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, इसलिए अब अपने घर में भी शांति हो गई है। लेकिन तीसरे ही दिन जब सुबह ये लोग उठे तो दादी ने कहा कि रात में किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया था और जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा आंगन खाली था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उस आंगन में घूम रहा है। उनकी बात सुनकर इनकी मम्मी और बाबा को एक बार फिर से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है माँ, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, हो सकता है कभी कभी ऐसा लग जाता है। उन्होंने इनकी दादी को कोई बात नहीं बताई। लेकिन उसी दिन शाम को पहली बिल्कुल क्लियर और अजीब घटना हुई। इनकी माँ रसोई के अंदर चाय बना रही थी और गैस पर दूध का बर्तन रखा हुआ था। वो बर्तन बिल्कुल अच्छे से स्टेबल होकर रखा था और वो कुछ काम कर रहे थे कि तभी अचानक से वो दूध का बर्तन अपने आप ही नीचे गिर गया। बहुत तेज आवाज हुई, पूरी रसोई के अंदर दूध फैल गया और उनकी माँ को समझ में नहीं आया कि आखिर ये दूध का पूरा भरा हुआ बर्तन नीचे कैसे गिरा। अगर वो गिरता भी तो वो किचन की स्लैब पर गिरता, क्योंकि गैस के बर्नर और किचन के आंगन के बीच में करीबन 1.5 फुट के आसपास की किचन की स्लैब थी। जिस तरीके से वो दूध का बर्तन आके गिरा, चला किसी ने उठा के उस दूध के बर्तन को जमीन पर नीचे फेंका है। फिर इसके बाद उन्होंने पूरी साफ सफाई की और दोबारा चाय बनाने के लिए जब वो चूल्हा जलाने लगी तो माचिस की तीली बिना घिसे अपने आप ही जल गई। ये देखते उनके हाथ बुरी तरह कांप गए और वो बहुत बुरी तरह से डर गई। लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। उसी रात जब आदित्य अपने कमरे में हल्की नींद में सोया था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी चादर के किनारे पर बहुत हल्का सा दबाव पड़ा, जैसे किसी ने उंगली रख दी हो। उसने झटके से चादर हटा दी और देखा तो पूरा कमरा खाली था। लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी कलाई पर गया। हल्की रोशनी में साफ-साफ दिख रहा था कि उसकी कलाई के ऊपर 3 उंगलियों के निशान थे। उसे समझ में नहीं आया कि निशान उसके कलाई पर कैसे बने। उसने फिर से रूम में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसे किसी तरह की कोई प्रेजेंस भी फील नहीं हो रही थी। उसने फिर से सोने की कोशिश की तो उसकी नज़र उसके रूम में लगी हुई घड़ी पर पड़ी, जिस पे फिक्स 2:17 हो रहे थे। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई और जब उसने फिर से घड़ी की तरफ देखा तो अब भी टाइम 2:17 ही था। वो वहां से उठकर बाहर हॉल में आया। हॉल में भी इनके 2 घड़ियां लगी हुई थी और दोनों घड़ी की सुई 2:17 पर अटकी हुई थी। आदित्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही पूरे घर में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से हंस रहा हो। एक लेडी की आवाज। और फिर कुछ सेकंड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। सारी घड़ियां फिर से वापस से चलने लगी और रात के सन्नाटे में जो घड़ी की टिक टिक की आवाज है वो अब आदित्य को क्लियरली सुनाई आ रही थी और वहीं से उसे पता लगा था कि घड़ियों ने काम करना शुरू कर दिया है। फिर वो वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया और जैसे ही वो लेटा उसे वो हंसी की आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वो आवाज उसकी खिड़की की तरफ से आ रही थी। आवाज को सुनते ही जैसे ही उसने नजर खिड़की की तरफ डाली, ये मान लो बस आदित्य की जान ही नहीं निकली। खिड़की पर एक औरत लटकी हुई है, जैसे उसके गले में कोई फंदा हो और वो आदित्य को देख के मुस्कुरा रही थी। उसे देख आदित्य के मुंह से चीख निकली और उसकी चीख सुनकर उसके घर वाले दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। उसने सारी बात माँ, बाबा और दादी को बताई और अपने हाथ में पड़े हुए निशान भी दिखाए। तभी उसकी बात सुनकर उनकी दादी बोली, उन्होंने भी पिछली रात एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक औरत थी, लंबे बाल लेकिन चेहरा धुंधला। उस औरत के गले पर एक नीला निशान था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हंसी साफ साफ दिख रही थी। तो फिर आदित्य की माँ ने इनकी दादी से कहा कि जब से प्रियंका की मौत हुई है हमें भी बार बार प्रियंका दिखाई दे रही है। उसकी दादी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो प्रियंका नहीं थी, वो कोई और थी। फिर इनकी दादी बोली, मैंने उस दिन में देखा भी था कि घर में जो तुलसी का पौधा है वो सूख गया है और घर के पीछे से अजीब सी गंध आ रही है। हो ना हो घर के अंदर कुछ तो गलत है। हमें किसी तांत्रिक या किसी पंडित के पास जाना चाहिए जो इन सब चीजों के बारे में जानता हो
और जो हमारी सहायता कर सके। उसी दिन दोपहर को जब आदित्य किसी काम से अपने घर से बाहर गया हुआ था, घर में सिर्फ इनकी दादी और इनकी माँ ही थे। दोपहर को जब इनके बाबा लंच पर आए तो उन्होंने इनकी माँ को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बाबा फिर घर में देखने लगे, इनकी दादी भी आई। दोनों को ही इनकी माँ कहीं नहीं मिल रही थी, ये ढूंढने लगे। और तभी इनके बाबा ने देखा कि इनकी माँ कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। इनके बाबा और इनकी दादी इनकी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे और कुछ देर बाद इनकी माँ को होश आया तो वो काफी डरी हुई थी। इनकी माँ के गले पर भी एक नीला लाइन जैसा निशान था, ठीक वैसा निशान जो इनकी दादी ने अपने सपने में देखा था। इन सब इंसिडेंट्स के बाद अब इन लोगों के लिए घर में रुकना ठीक नहीं था। इनकी दादी ने साफ साफ बोल दिया था कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर माँ ने इनके मामा से बात की, यानी अपने भाई से, और ये उसी दिन कुछ दिनों के लिए इनके मामा जी के यहाँ चले गए। इनके मामा जी के घर पहुंचते ही इनकी माँ रो पड़ी और उन्होंने बिना कुछ छुपाए हर एक चीज अपने भाई को बता दी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद इनके मामा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक के बारे में जानता हूँ। लोग कहते हैं कि उसने कई भटकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है, तो वो हमारी मदद कर सकता है। इनके बाबा ने भी तुरंत इस बात के लिए हाँ कर दी और अगले ही दिन ये लोग उस तांत्रिक से मिलने के लिए एक किसी पुरानी सी जगह पर गए। तांत्रिक का स्थान किसी मंदिर जैसा नहीं था, एक मिडिल एज का वो आदमी था और आते ही उसने इनको बैठने को कहा और बिना किसी फॉर्मेलिटी के सिंपल सी बात पूछी कि बताइए, साफ साफ बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। और इन्होंने एक एक करके उसको पूरी कहानी सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद उसने बस इतना कहा कि अगर तुम लोग सच बोल रहे हो कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब मामला थोड़ा गंभीर है। मुझे एक बार उस घर में जाना होगा। उसी शाम पर ये चारों, आदित्य, उनके फादर, उनके मामा और वो तांत्रिक, ये लोग इनके घर पहुंचे। बिना किसी से कुछ बोले घर पहुंचते ही तांत्रिक पूरे घर के अंदर घूमने लगा। पूरा घर देखने के बाद वो घर के पीछे की ओर गया और जहां जहां वो जा रहा था उसके पीछे ये लोग भी जा रहे थे। और जैसे ही लोग घर के पिछवाड़े में पहुंचे, वहां पर बहुत तेज बदबू थी, सांस लेना मुश्किल था। और बदबू इसलिए थी क्योंकि वहां जमीन पर कई जानवर मरे पड़े थे, उनके अवशेष वहां पड़े हुए थे। बिल्ली, चिड़िया, कबूतर, छोटा कुत्ते का बच्चा, कुछ इस तरह से जैसे कोई जानवर उन्हें खाकर गया हो। ये सब देखकर उस तांत्रिक ने बोला, ये सब अपने आप तो नहीं हुआ होगा। और ये बोलकर उसने आदित्य के बाबा की तरफ देखा। थोड़ी देर वो पता नहीं क्यों उनको घूरता रहा और फिर बोला, आप मुझे अपनी भतीजी प्रियंका की तस्वीर दिखाओ। बाबा ने अपना फोन निकाला और उनको प्रियंका की फोटो दिखा दी। वो फोन उस तांत्रिक ने हाथ में लिया। करीबन 2 मिनट तक बिल्कुल चुप होकर एकटक आंखों से वो प्रियंका की फोटो को देखता रहा। फिर वो फोन उसने वापस आदित्य के बाबा को दे दिया। फिर वो जमीन पर बैठ गया, आंख बंद करके, पद्मासन की मुद्रा में। और करीबन 5 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर वो बोला, ये लड़की यहाँ नहीं है। इस घर में कोई आत्मा तो है, लेकिन वो प्रियंका की नहीं है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। जिनको भी तक लग रहा था कि हो ना हो प्रियंका की आत्मा इनके घर में आकर बंद गई है, लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही चल रहा था। उस तांत्रिक ने साफ साफ मना कर दिया था कि आत्मा प्रियंका की नहीं है। फिर उनके बाबा ने पूछा, अगर ये प्रियंका की आत्मा नहीं है तो हमारे घर में आत्मा कहाँ से आई? तो फिर उस तांत्रिक ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, जब आप प्रियंका के अंतिम संस्कार में गए थे और उसका अंतिम दर्शन करके लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ गांव वाव तो पड़े ही होंगे। उसके बाबा ने सिर हिलाया कि हाँ, रास्ते में 2-3 गांव पड़ते हैं। तो उसने कहा कि आप एक काम करिए, वहां जाइए और वहां पर पता करिए कि जिस रास्ते से आप आए गए थे, उस रास्ते में जिस दिन प्रियंका की मृत्यु हुई है, उसी के आसपास क्या किसी और की मृत्यु हुई थी? क्योंकि अगर हमें उस आत्मा की यहाँ से मुक्ति करवानी है, तो हमें उस आत्मा के बारे में जानना होगा कि वो आई कहाँ से है। इसके बाबा ने और इनके मामा ने कहा कि ऐसा कैसे होगा? हम कैसे गाँव-गाँव भटक कर पूछेंगे कि भाई किसकी मौत हुई है? तो तांत्रिक ने कहा, देखिए वो तो अब मैं नहीं बता सकता आप कैसे पूछोगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से ये बाहर निकले, मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, इतना सा काम तो आपको करना पड़ेगा। इनके बाबा ने बोला कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए,
हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम कल ही ये पता करके आते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब अगले दिन आदित्य के बाबा और उनके मामा निकल पड़े और रास्ते में पड़ने वाले हर एक गाँव में घुस-घुस कर लोगों से पूछने लगे कि इस तारीख के आस-पास यहाँ गाँव में किसी लेडी की या किसी लड़की की डेथ हुई थी क्या? गाँव से गाँव दिन भर वो भटकते रहे, लेकिन शाम होने तक उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। जब एक गाँव में पहुँचे तो एक आदमी उन्हें मिला और उससे पूछने पर उस आदमी ने उनको बताया कि जो तारीख आप बता रहे हो, उससे ठीक 1 दिन पहले उनके गाँव में शांति नाम की एक औरत ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसकी उम्र करीबन 31-32 साल रही होगी। उसकी मौत बहुत चुपचाप हुई, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, कोई ख़ास रस्में नहीं हुई। लोग कहते थे कि वो औरत अकेली रहती थी और उसकी मौत को बस एक हादसा मानकर लोगों ने भुला दिया। जैसे-जैसे करके लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके बाद की कोई भी प्रक्रिया उसकी नहीं हुई क्योंकि उसके परिवार में कोई आदमी था ही नहीं। ये बात जानकर इनके बाबा और मामा वापस जब तांत्रिक के पास लौटे, तो उसने कहा कि वही आत्मा है जिन्हें रास्ते में तुम्हें पकड़ा और प्रियंका की पीड़ा की आड़ में तुम्हारे घर तक आ गई। इसे तुम्हारे घर से हटाने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि जो आत्मा पहचान छुपाकर आई हो, वो आसानी से जाने वाली नहीं होती। उसने कहा कि आप अपने घर जाइए, हम आज रात को ही ये अनुष्ठान करेंगे। आप अपने घर के एक कमरे में, आदित्य के कमरे में सबसे पहले प्रेजेंस थी, तो उसको आप जाओ, उसको चूना, ठीक है? चूने के पानी से धोकर बढ़िया से उसकी साफ-सफाई करवाओ और उसके बाद दोबारा फर्श को आप गंगा जल से धोना। तो जैसा उन्होंने बताया, बिल्कुल वैसा ही किया। फिर वो वहाँ पर आए, उन्होंने एक बड़ा-सा वहाँ पर एक मंडल बनाया, राख, हल्दी, सिंदूर, काले तिल, इन सब चीज़ों से। मंडल के बीचों-बीच उन्होंने एक छोटा-सा दीपक रखा और कहा कि घर के सारे खिड़की-दरवाजे बंद कर दो। उन्होंने सबको बोला कि जब तक पूजा चलेगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। कोई भी इस मंडल के भीतर नहीं आएगा और चाहे कुछ भी दिखे या सुनाई दे, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और जैसे ही घर में पूजा शुरू हुई, घर में सभी लोगों को साफ-साफ, हल्की-हल्की ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि वो जो तांत्रिक महाराज थे, वो धीरे-धीरे मंत्र पढ़ रहे थे और तभी आदित्य के कानों में एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत पास होकर कुछ फुसफुसा रहा हो। और ये होते होते ही आदित्य की नजर अपनी मां पर पड़ी। उन्हें देखकर उसे लगा कि शायद उन्हें चक्कर आ रहा है, लेकिन अगले ही पल उनका शरीर झटके से पीछे की ओर झुका। तांत्रिक अपने मंत्र लगातार पढ़ रहा था, तभी अचानक से वो दिया बुझ गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में एक हंसी गूंजी, किसी और की नहीं, आदित्य की माँ के मुंह से। वो आवाज आदित्य की माँ की नहीं थी, वो एक बहुत भारी आवाज थी, जैसे किसी ने उनके गले को सिर्फ एक मीडियम की तरह इस्तेमाल किया हो। अंधेरा होते ही इनके बाबा और मामा ने अपने फोन्स की फ्लैश लाइट ऑन की, तो तांत्रिक ने वापस से वो दिया जलाया और अपने मंत्र का पाठ जारी रखा। और फिर उसके बाद वही सवाल, उस तांत्रिक ने उससे पूछा, तू कौन है? आदित्य की माँ के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो बोली, नाम तो तुमने रास्ते में ही छोड़ दिया था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो गई। ये होते ही वो जो तांत्रिक थे वो भी अचानक से एकदम से पीछे, झटके से पीछे हो गए और उनके चेहरे पर भी थोड़ा बहुत डर आदित्य को दिखाई दिया। ये होते ही जब इनके बाबा और मामा ने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उस तांत्रिक ने कहा, इन्हें मेरे मठ में ले जाना होगा, वहीं पर इसे बांधा जा सकता है और हमें अभी के अभी चलना होगा। रात के अंधेरे में ही ये लोग आदित्य की मां को लेकर निकले और कुछ देर बाद तांत्रिक के मठ पर पहुंचे। उसने इनकी मां को, वो बेहोश ही थी पूरे रास्ते, बेहोश हालत में ही जमीन पर लिटाया। चारों ओर धूप, दीप और बहुत से अजीब अजीब से मतलब सिंबल वाली चीजें वहां पर रखी हुई थी। एक धागा उसने इनकी मां की कलाई पर बांधा और कहा, जो भी कुछ है वो फिर से आएगा और आप लोग थोड़ा सा संयम रखना कि जो भी कुछ अब होगा वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है। और वाकई में मंत्र शुरू हुए और कुछ देर के बाद आदित्य के मां का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अचानक उनकी आंखें खुली, बिल्कुल सीधी बैठी और फिर तांत्रिक को घूरने लगी। उसके बाद तांत्रिक ने सभी को चुप रहने का इशारा किया। इनके बाबा से कहा कि आप यहाँ बैठो और बाकी सबको बाहर भेजो। सब कुछ उन्होंने इशारे में ही कहा। उनके कहते ही इनके मामा और आदित्य दोनों बाहर निकल आए। ये लोग उस कमरे के बाहर खड़े हुए थे
उन्हें साफ-साफ उस तांत्रिक के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और बीच-बीच में उनकी माँ की चीखने की, गुस्से से बोलने की आवाज़ें आ रही थी और फिर उन्हें सुनाई दी एक भयानक चीख, जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी और उस चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। जब ये लोग सब अंदर देखने गए, तो इनकी माँ तब बेहोश पड़ी हुई थी। उनके बाबा ने उनको सँभाला हुआ था और अब उसने बताया कि वो आत्मा इनके शरीर से निकल चुकी है। उसने वो एक वहाँ एक मटका रखा हुआ था, घड़ा, वो उन्हें दिखाकर कहा कि इसमें मैंने उस आत्मा को रख लिया है और बाद में मैं इसे मुक्ति दिलवा दूँगा, इसे कहीं न कहीं दफ़ना दूँगा। उसके बाद उन्होंने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बताई कि आपको ये सब काम करने हैं और उसके बाद ये लोग सब लौटकर अपने घर आ गए। उन्होंने ये भी बता दिया था कि आप घबराना मत, हो सकता है रात भर ये बेहोश रहे, बेहोश नहीं है, अभी सो जाएँगी, तो आप सुबह इनको उठाना, इनको आराम करने देना। और वाक़ई में ऐसा ही हुआ। सुबह लेट इनकी माँ की आँख खुली और आँख खुलने के बाद उन्हें तो ख़ैर कुछ याद नहीं था, लेकिन आज इनको घर में काफ़ी हल्कापन फ़ील हो रहा था। लेकिन घबराए हुए तो फिर भी थे, जब तक अगले 8-10 दिन ठीक से गुज़र नहीं गए, तब तक जाकर ये सब लोग रिलैक्स नहीं हुए। लेकिन उसके बाद दोबारा आदित्य को या उसके पेरेंट्स को अपने घर में कभी भी ऐसी कोई प्रेज़ेंस फ़ील नहीं हुई। तो ये था आदित्य का और उसकी फ़ैमिली के साथ हुआ एक इंसिडेंट, जहाँ पर इन्हें लग रहा था कि इनकी कज़िन सिस्टर जो थी, जिसकी डेथ हो गई थी, उसके अंतिम संस्कार में गए थे और शायद इन लोगों के अटैचमेंट होने की वजह से वो इनके साथ इनके घर पर आ गई थी। ऐसा कहा भी जाता है हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कि 12-13 दिन तक जो भी कोई वो आत्मा होती है अपने घर में ही रहती है या फिर उसके साथ रहती है जिसके साथ उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है या फिर लोगों को वो अपनी कोई इच्छा याद दिलाने आती है जो उसकी रह गई हो, अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है तो। शायद आप लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरा एक कज़िन ब्रदर था जिसकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी इसी तरह से। तो वो हमारे सबके सपनों में आया करता था। मतलब इवन एक बार मेरे सपनों में तो वो आया था, वो करीबन 1 या डेढ़ महीने बाद। बहुत परेशान था वो। इफ आई टेल यू, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि सामने खड़ा हुआ था और उसके शरीर पे ना बहुत सारे कीड़े से रेंग रहे थे। बहुत विचलित करने वाला सपना था वो मेरे लिए, इसलिए मुझे आज तक भी याद है और बहुत क्लियर था, जैसे वो बिल्कुल सामने खड़ा होके बोल रहा हो और ही वाज़ लाइक कि यार मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो जो भी लोग अपने को मतलब खुद को नुकसान पहुँचाते हैं इस तरीके से ये सोचकर कि दुःख खत्म हो जाएगा, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। लेट मी टेल यू, कुछ भी खत्म नहीं होता है। इसके बाद की जो जर्नी है वो और भी दुखदायी होती है और आत्मिक दुःख जो होता है ना वो शारीरिक दुःख से बहुत खतरनाक होता है। जो लोग सोचते हैं कि इस तरह के ऑप्शंस अपना के उनके दुःख खत्म हो जाएँगे, लेट मी टेल यू, मेरे पास ऐसे 1-2 एक्सपीरियंसेस भी आए हुए हैं लोगों के जिन्होंने बताया है। इवन एक तो ऐसा था जिसको दोबारा मौका मिला, जिसने अटेम्प्ट की ये चीज़ें और उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही मतलब उसे वो फ़ील हुआ। मतलब ना लास्ट जो मोमेंट्स होते हैं उसमें वापस आप खिंच कर आ गए। तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा वो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप वो एक्सपीरियंस सुनना चाहोगे। वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा-सा एक स्टोरी सी आई थी मेरे पास। स्टोरी क्या थी, एक्सपीरियंस था किसी का। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में भी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप वो इंसिडेंट सुनना चाहेंगे या फिर नहीं। और आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई में ऐसा होता है कि जब किसी के किसी की डेथ हो गई है, तो अगले 12-13 दिनों तक वो अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, जिनसे उसका मन जुड़ा हुआ होता है, उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं या उनको सपनों में दिखाई देते हैं? और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।